टुडे लेक्चर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि मैं समराइज करूंगा आयनिक क्रिस्टल को, तो मैं वही समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आयनिक क्रिस्टल में हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट। जैसे हम लोग NaCl और CaCl की बात किए थे, तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे FCC अरेंजमेंट होता है और BCC अरेंजमेंट होता है। कॉम्बिनेशन नंबर 6:6, एक में 8:8 और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट Z इफेक्टिव 4 है, एक में Z इफेक्टिव 1 है। ठीक है, इसको टाइप AB बोलते हैं। इसको NaCl और CaCl का जो स्ट्रक्चर है, लेयरिंग है, उसको टाइप AB बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक समराइज किया है टाइप AB2, इसमें CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड आ रहा है, जिसका अरेंजमेंट होता है CCP अरेंजमेंट। कॉन्डेंसर नंबर 8:4 और Z इफेक्टिव इसका आपका क्या है 4। नेक्स्ट है टाइप A2B। ठीक है, ये एंटी फ्लोराइड टाइप होता है, इसमें भी अरेंजमेंट CCP ही होता है, बस कॉन्डेंसर नंबर चेंज है 4:8। ठीक है, 4:8 और Z इफेक्टिव इसका 4 ही है। ठीक है, तो ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, सभी लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सॉलिड का, और उसके बाद हम लोग आज लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से समराइज कीजिए, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको डेरिवेशन नहीं करना है वहाँ बैठ के, ये चार्ट ध्यान रहेगा, आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप के दिख जाएगा, वहाँ पे टिक मारना होता है आपको बस। ठीक है, चलिए इसको मैं रन कर देता हूँ। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं हम। कुछ इस यहाँ पे सॉलिड स्टेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स जेईई मेन और नीट के आए हुए क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे आज कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 1 है कि विच ऑफ द, क्या है आपका, फॉलोइंग क्रिस्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स डज नॉट, ठीक है, डजंट एग्जिबिट फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ओके, ऑप्शन है आपका फर्स्ट AgBr, सेकंड है आपका AgCl, सी नंबर है KBr और डी ऑप्शन है ZnS। ये आपका एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 या 2014, आप चेक कर लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जो इम्परफेक्शन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से। इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डजंट एग्जिबिट फ्रैंकलिन डिफेक्ट, मतलब इसमें से गिवन जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट को शो नहीं करता। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आपका KBr। इसके जो केटाइन है वो इंटरस्टियल साइट पे नहीं जाते हैं। KBr का जो केटाइन है वो इंटरस्टियल साइट पे नहीं जाता है। फ्रैंकलिन डिफेक्ट में हमने देखा था ना कि जो केटाइन है वो अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के कहाँ चला जाता है, इंटरस्टियल साइट पे। बट यहाँ पे जो K+ है पोटेशियम, वो इंटरस्टियल साइट पे नहीं जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो। चलिए रब कर देता हूँ, ये आपका एम्स 2013 का, मैं कंफर्म करता हूँ, ये एम्स 2013 का क्वेश्चन आया होगा। तो आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिक पॉइंट से आते हैं, आपको बस ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए एम्स से ज़्यादा टफ तो कुछ नहीं है नीट में। जब इस वहाँ पे इस लेवल के क्वेश्चन है इतने ईजी, तो आप सोच सकते हैं, आप सिर्फ ध्यान रखें, क्वेश्चन बनते चलेंगे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O? ऑप्शन है A है 6, B है 4, C है आपका 8 एंड डी है आपका 12। सॉरी, यहाँ पे 2 ले, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। चलो बताओ, जल्दी बताओ। अब सोडियम है, किस टाइप का है, एंटी फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर देता है Na2O। ठीक है, एंटी फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो O2- आयन है
वो कहाँ पे अडॉप्ट होता है, एफसीसी लैटिस, ठीक है। और जो Na+ आयन है वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। यहाँ पे जो O2- आयन है, O2- आयन एडॉप्ट एफसीसी लैटिस, और जो Na+ है आयन है वो किसको एडॉप्ट कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड को, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड को या टेट्राहेड्रल साइट्स को एडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ जो आता है आपका, वो आता है 4। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 4 है। बहुत बेसिक, बस आपको याद रहे, अगर चीजें मेमोराइज है थोड़ा बहुत तो आप टिक लगा सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में। ये भी एम्स 2014 का क्वेश्चन है और 2013 था फर्स्ट, ये 2014। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, आप देख लेंगे, बट ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। कब है इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये नीट क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक जरा मेंस में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आता है। अ मेटल crystallize in face centered cubic structure, ठीक है। if the edge length of its unit cell is A, ठीक है। the closest approach between two atoms in metallic crystal will be first option 2A, second option 2√2A, third option √2A and D है A/√2, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन है। अब मेटल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस, ठीक है, एफसीसी में है। इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज A, ठीक है। द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम इन मेटालिक क्रिस्टल विल बी। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपका इजी से बन जाएगा, ठीक है। ये 2017 जेईई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें दो बातों पे, एक तो आपके यहाँ से क्लियर हो गया पॉइंट, ये कैसा है, एफसीसी, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर है, प्लस यूनिट सेल का एज लेंथ हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे ये क्यूब बनाऊँ, सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। अगर यहाँ मैं एक क्यूब बनाऊँ, चलो एक क्यूब ले लेते हैं, ये ड्रॉ किया, इसका एज लेंथ क्या है, ए, ठीक है। चलिए अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस एफसीसी का मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही क्या हुआ, नियरेस्ट नेबर। क्या हुआ, नियरेस्ट नेबर की बात हो रही है, नियरेस्ट नेबर की बात हो रही है इन एफसीसी किसकी बात हो रही है, नियरेस्ट नेबर की। तो क्या आता है 4r इक्वल टू √2a। अगर तुम सॉल्व करोगे इसे तो 2r इक्वल टू क्या, √2a/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a/√2। तुम सॉल्व करो, इजी है, क्योंकि दो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस जो होता है कितना होता है, 2r होता है। ऐसे सॉल्व करोगे नियरेस्ट डिस्टेंस इन एफसीसी तो क्या आता है, a/√2 ही आता है। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से, अगर आपको याद है, आपने किया हुआ अच्छे से, तो आप डायरेक्ट देखो कितना इजी क्वेश्चन आते हैं।
ये जेईई में 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, मैं इसको रब कर लेता हूँ। सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस कि हर कंसेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपका पैकिंग पे था क्वेश्चन, ठीक है, रेडियस और एज लेंथ के बीच का, ठीक है। अब थोड़ा डेंसिटी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि फेरस ऑक्साइड हैज अ cubic structure and each edge of the unit cell is 5.0 angstrom, ठीक है, 5.0 एंगस्ट्रॉम है, बहुत बढ़िया। assuming density of the oxide, ठीक है, as 4.0 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। then the number of Fe+2 and O2- ion present in each unit cell will be, ठीक है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑप्शन ए 2 Fe2+ and 4 O2-। सेकेंड ऑप्शन है 3 Fe2+ and 3 O2-। सी ऑप्शन है 4 Fe2+ and 2 O2-। एंड लास्ट जो डी ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना है, 4 Fe2+ and 4 O2-। चलिए जल्दी से सोचिए, इसको जल्दी से सोचिए, ठीक है। क्वेश्चन है फेरिक ऑक्साइड have a cubic structure and each age of the unit cell is 5.0 angstrom. Assuming density of the oxide as 4.0 gram per centimeter cube, ठीक है। Then the number of Fe+2 and O2- ion present at each unit cell will be option 2 Fe2+ and 4 O2-, ठीक है, 3 Fe2+ and 3 O2-, 4 Fe2+ and 2 O2-, एंड लास्ट 4 Fe2+ and 4 O2-। ठीक है, चलिए मैं रब कर दूं, इसको ऑप्शन को रब कर देता हूं, ठीक है। चलिए लिखा है कि फेरस ऑक्साइड हैज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज 5.0 एंगस्ट्रॉम। Assuming density of the oxide at 4.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए देन द नंबर मतलब Z निकालना है, ठीक है। क्या क्या, तो पहले तो मैं फार्मूला लिख लूं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, Z इफेक्टिव नंबर। ये आप ये नहीं समझेंगे कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स जो सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है, इनटू m मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या है, एवोगाड्रो नंबर इनटू क्या है, वॉल्यूम। ये होता है हमारे पास, अगर तुम देखो, ठीक है, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, Na हम जानते हैं, ठीक है, और हमें मोलर मास पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ Fe+2 है और O2- है। क्या
क्या ये दोनों का जो आप देखो रेशियो, ठीक है, अगर आप रेशियो देखो आपका चार्ज का, तो एक में +2 है और एक O2 माइनस है, तो तुम सोचोगे कि क्या फार्मूला के अंदर Fe सिर्फ एक ही है या O सिर्फ एक ही है। हाँ भाई, क्योंकि यहाँ पे चार्ज दोनों का क्या है, सेम है, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह का है, चार्ज सेम होने के चलते, ठीक है, FeO है। तो अगर जैसे मुझे फार्मूला पता चल गया तो क्या मुझे मोलर मास पता चल गया, तो मेरे को तो सब कुछ दिया ही हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, V दिया हुआ है, मोलर मास पता चल ही गया, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर तो पता ही होता है, तो Z हम निकाल सकते हैं। तो चलो मैं इसको रब कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो फार्मूला हमें पता है, डेंसिटी, तो क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है देखते हैं, डेंसिटी कितना है 4 था, Z हमें निकालना है, मोलर मास जो है आपका 72 आया है, FeO का 72 मोलर मास, ठीक है। आपका Na हम रख देते हैं 6 × 10⁻23, कोई दिक्कत, और आपका ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ था या वॉल्यूम, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻8, और यहाँ पे वॉल्यूम का क्या होता है Q। आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो Z का जो वैल्यू आता है वो आता है 4। सारा वैल्यू आप मैं तो रख ही दिया हूँ, बस आपको सॉल्व करना है। तो Z का वैल्यू क्या आता है 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे 4 Fe2 प्लस एंड 4 O2 माइनस है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कर लो, ठीक है, जल्दी उतारो, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग आज ये आपका मैंने सॉलिड स्टेट कंक्लूड कर दिया है, आपको मैंने प्रैक्टिस करा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 12 का नेक्स्ट फिजिकल चैप्टर है, वो है आपका सॉल्यूशन। क्या है चैप्टर का नाम, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। इन द लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग किसका डेफिनेशन जान लेते हैं, सॉल्यूशन का। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या होता है डेफिनेशन, आप पढ़ते आ रहे हैं, 11 12 में भी पढ़े होंगे, ठीक है, 11th में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत 12 में भी कहीं ना कहीं आया ही होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, क्या लिखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, क्या, ऑफ 2 और मोर, क्या, सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिक्सचर 2 टाइप का होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, बट हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन वो किस टाइप का पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। कोई दिक्कत, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, समझना है बात को। शुगर, अगर शुगर प्लस वाटर का आप मिक्सचर बनाओ, ठीक है, आप सब पीते हो ना भाई ड्रिंक, अगर आप ड्रिंक करो, इसका ड्रिंक तैयार करो, ठीक है, आपको ये क्या दिखेगा, ये आपको ट्रू सॉल्यूशन बोला भी जाता है। क्यों, क्योंकि अगर इधर से आप लाइट दोगे तो लाइट इसके आर पार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर नजर आता है। इसमें ऐसा नजर नहीं आएगा कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसमें चीनी कहाँ पे है और मतलब वाटर, कहने का मतलब आपको पता नहीं चलेगा चीनी का, ठीक है, वो पूरी तरह घुल चुका होता है, समझ में आता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है बात, चलिए। अब अगर मैं देखूं सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, अगर मैं बात करूं तो आपका सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूशन है क्या, 2 कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट हैं जो हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं। सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट तो रहने ही चाहिए, ठीक है। या शुगर क्या है, शुगर क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, 2 कंपोनेंट यही है,
एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो जरा मेरे को आप समझाइए, शुगर क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, या वाटर सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, तो ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा डिफिनेशन। तो चलिए मैं डिफिनेशन से आपको क्लियर कराता हूँ कि एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो मैं इसको रब करता हूँ, आप सॉल्यूशन समझ चुके होंगे। चलिए, ये सब बेसिक बातें हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के डिफिनेशन को मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा। आपने पढ़ा होगा कि आपका सॉल्वेंट वो है जो सॉल्यूशन में लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहता है, मतलब जिसका कहने का मतलब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लार्ज नंबर में है, तो वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखूँ, ये पूरी तरह सही डिफिनेशन नहीं है लार्ज नंबर। ठीक है, ये लार्ज नंबर जो आप बोल देते हैं ना, वो पूरी तरह सही नहीं है। 10th में होता तो 30% सही है, 70% करेक्ट करना बाकी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो, कंपोनेंट। कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, प्रेजेंट इन, देखो मैंने भी लिखा कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज एंड हैज सेम फिजिकल स्टेट एंड हैव सेम क्या फिजिकल स्टेट as that of final solution। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज एंड हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ, क्या मैं बोल रहा हूँ? फाइनल सॉल्यूशन। चलो जरा इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा? शुगर है, सॉलिड है, वाटर भी है, लिक्विड है, एक सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन कैसा है मेरे भाई? लिक्विड है। समझ में आ रही बात नहीं? ठीक है, अगर शुगर यहाँ 500 kg है और यहाँ वाटर 500 ml है, तुम मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? तो तुम जैसी डिफिनेशन पढ़ोगे, अपना पुराना डिफिनेशन जैसी तुम पढ़ोगे, तुम तुरंत बोलोगे सर क्या है? कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। तो तुम तुरंत बोलोगे कि शुगर तो ज्यादा है, तो भाई इसका मतलब है कि शुगर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट नहीं। उसके बाद का वर्ड पढ़ो तो, एंड हैज सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ क्या? फाइनल सॉल्यूशन। जैसे मैं ये लाइन पढ़ूंगा ना, वैसे ही मैं कहाँ जाऊंगा? सॉल्यूशन की तरफ, कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है बनने के बाद। तो जैसे मैं देखूंगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन के बनने का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है, और यहाँ लिक्विड फॉर्म में कौन है? रिएक्टेंट साइड कौन है? वाटर। इसका मतलब है कि यहाँ पे वाटर जो है ना, क्या है आपका? सॉल्वेंट है। यहाँ वाटर क्या है बेटा? सॉल्वेंट है, ना ही कि शुगर। शुगर कितना ही ज्यादा ले लें, ठीक है, यहाँ पे आपका कंपोनेंट लार्ज नंबर पे है, उससे कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं हो रही है। किस पे डिपेंड कर रही है चीजें? इस डिफिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? क्लियर है बात? समझ में आया डिफिनेशन पूरी तरह? देखो मैं समझाता हूं कि कब ये डिफिनेशन सही होगा, ये डिफिनेशन कब सही हो। ठीक है, तो चलो जरा समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये सब डिफिनेशन कब सही होगा, तो जरा देखते हैं। मान लो मैंने इथेनॉल लिया, ठीक है, प्लस क्या लिया है? वाटर। दिख रहा है सबको? इथेनॉल प्लस क्या लिया? वाटर, और सॉल्यूशन बनाया इथेनॉल और वाटर के मिक्सिंग से। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये भी लिक्विड आ गया। सबको दिख रहा है? इथेनॉल है प्लस वाटर है, गिव्स आउट सॉल्यूशन, वो भी लिक्विड है। इथेनॉल मान लो मैंने 500 ml लिया है, वाटर मैंने 100 ml लिया है, ठीक है, फिर सॉल्यूशन मुझे मिला है। ठीक है, अब ये तुम मुझे बता दो कि इसमें कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। तुम तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, तुरंत कंफ्यूज होगे। तो इसका मैं आंसर थोड़ी देर में देता हूं, पहले मैं सॉल्यूट समझा दूं। ठीक है, तो मैं रब कर दूं इसको। चलो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है,
मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सॉल्यूट का डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है, कि सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है, आप ऐसे जानते होंगे, मैं फिर भी मैं लिख देता हूँ। कंपोनेंट present in less quantity and physical, ठीक है, physical state may or may not be, ठीक है, same as that of solution, as that of क्या, फाइनल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। क्लियर है, फाइनल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर बोल रहा है कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी में, थोड़ा कम क्वांटिटी में जो रहेगा इन द सॉल्यूशन, ठीक है, वो आपका सॉल्यूट कहलाएगा। और उसका फिजिकल स्टेट सेम हो भी सकता है सॉल्यूशन के और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वही सेम एग्जांपल, शुगर प्लस क्या, वाटर, और यहाँ पे क्या बना है, एक सॉल्यूशन बना है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, क्लियर हो गया, ये क्या है, सॉल्यूट है, ये क्या है मेरा सॉल्वेंट है, और ये तो सॉल्यूशन है। क्लियर है ये बात आपको। जो मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले क्वेश्चन एराइज किया था उसका मैं आंसर देता हूँ, जल्दी से आप इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है। 1 सेकंड में दे रहा हूँ, आप जल्दी से राइट डाउन कर लें। चलिए ठीक है, अब जो मैंने क्वेश्चन राइज किया था ना उसका आंसर देता हूँ, ठीक है। हमने क्या लिया था, अभी जस्ट, ठीक है, हमने आपका लिया था इथेनॉल, ठीक है, चलो इथेनॉल मान के चलो, इथेनॉल लिया था, ठीक है, इथेनॉल लिया था, प्लस क्या लिया था, वाटर लिया था ना भाई, और बताओ दोस्तों ये दोनों लिया था, और फिर क्या बनाया था, एक मैंने प्रिपेयर किया था इससे सॉल्यूशन, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ठीक है। जो आप डिफरेंशियल पढ़ते आ रहे हैं ना उसको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ, कहाँ पर जस्टिफाई होता है, ठीक है। ये मान लो 500 ml, ठीक है, कोई आदमी मिक्स कर रहा है, वो 500 ml लिया है और इसको 100 ml लिया है। अब तुम यहाँ पे बताओ कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, कौन ज्यादा मात्रा में है, इथेनॉल ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि सारे का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सारे का फिजिकल जो प्रॉपर्टी है ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे सारे का क्या है, सेम है कि नहीं, सब लिक्विड है, देख लो। तब देन इस कंडीशन में हम लोग ये चेक करते हैं कि किसका क्वांटिटी ज्यादा है वहां पे इन द सॉल्यूशन, तो किसका ज्यादा है, इथेनॉल का 500 ml है, इसका मतलब इथेनॉल क्या हो गया आपका, बोलो इथेनॉल क्या हो गया, सॉल्वेंट, इथेनॉल क्या हो गया, सॉल्वेंट, और वाटर क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्यूट हो गया, है कि नहीं, पहली बार ऐसा दिखा होगा तो ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल जस्टिफाई किया यहाँ पे, जो आप पढ़ते आते हैं, लेसर मोर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा इन द सॉल्यूशन, जो लेसर होगा वो ठीक है ना, वो सॉल्यूट होगा, तो ये आपका इस तरह के एग्जाम्पल में वो जस्टिफाई होता है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, क्लियर है सबको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड क्या आपका सॉल्वेंट, इफ फाइनल सॉल्यूशन इज लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए ये अभी जस्ट मैंने बताया, छोटा सा क्वेश्चन है। 5 kg शुगर इन क्या 100 ग्राम वाटर। चलो बताओ कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट।
तब तो क्लियर है। यहाँ पे देखो लिक्विड लिखा हुआ है तो वाटर ही ना लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट शुगर, और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। इस तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए ना तो समझना चाहिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 500 kg भी ले लें शुगर, अगर मैं यहाँ पे 500 kg भी ले लूँ शुगर, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे वाटर उतना ही लें 100 ग्राम, और ये स्टेटमेंट नहीं चेंज करूँ मैं, ठीक है, तो फिर भी ये क्या रहेगा सॉल्यूट ही रहेगा, और ये क्या रहेगा सॉल्वेंट ही रहेगा वाटर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको मैं नोट कर देता हूँ। ओके फाइन, चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है, एक पॉइंट लिख रहा हूं, द मास ऑफ सॉल्यूशन कैन बी expressed in their component, कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि नहीं? अरे ये हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास से लिखे हैं, है कि नहीं? ये किससे लिखा है मैंने? कंजर्वेशन ऑफ क्या अप्लाई किया है मास यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस अगर यही दोनों का वेट होगा तभी तो किसका वेट होगा सॉल्यूशन का, इन्हीं दोनों के वेट जब मिलेंगे तो किसका वेट आएगा मेरे पास सॉल्यूशन का, ठीक है। वैसे ही हम मोल फ्रैक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, तो उसको भी लिख लेता हूँ। ये सब आगे चल के क्वेश्चंस में काम आते हैं, जब भी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलो, मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी expressed, है ना, in their components, in their क्या आपका in their components, ठीक है, in their components। तो ये मोल फ्रैक्शन का साइन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट प्लस क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्वेंट इक्वल टू क्या 1। तो आप में से बहुत लोग बोले सर 1 कैसे? अरे भाई फ्रैक्शन का तो 1 ही होता है ना, है कि नहीं? फ्रैक्शन किसके बराबर रहेगा 1 के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत? टोटल फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1 के बराबर, तो वहां से 1 ही लिखा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्वेंट इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। बात तो वही होगी जो यहाँ पे, क्लियर है? ठीक है, चलिए ओके फाइन, हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर वगैरह के बारे में, लिक्विड का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।